बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2015 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी अफ़गानिस्तान के दौरे पे जाते हैं। अफ़गानिस्तान के दौरे के बाद जैसे ही वो उड़ान भरते हैं और अपने वतन वापस भारत जाते हैं, तो रास्ते में वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको कॉल करते हैं हाल चाल पूछने के लिए। और इसी दौरान नवाज शरीफ साहब उनको दावत देते हैं कि मेरी आज नवासी की शादी है, तो आप रुकते हुए जाएं, जिसको बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ पीएम मोदी एक्सेप्ट करते हैं और वो लाहौर में लैंड करते हैं। ये बड़ा ही एक एडवेंचरस किस्म का फ़ैसला था और बड़ा ही डिफरेंट फ़ैसला था, बड़ा ही खुशगवार फ़ैसला था कि कैसे दो हेड्स ऑफ स्टेट एक दूसरे के साथ फ्रैंकली डिस्कस करते हैं और बहुत सारे रूल्स को बाले ताक रखते हुए ये अप्रोच लेके आगे आते हैं। पीएम मोदी साहब जब लाहौर लैंड करते हैं, उस लैंडिंग तक तो बात ठीक थी, उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो एक बड़ा ही डिफरेंट सिलसिला है जिसकी अभी तक बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इंडिया में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं और पीएम मोदी साहब उस लाहौर यात्रा को अपने मुफाद के लिए हमेशा की तरह, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर धमका के, डरा के और पाकिस्तान पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं, वो इसी लाहौर यात्रा को यूज़ कर रहे हैं। एक स्पीच के अंदर वो कहते हैं कि जी लाहौर हमारा था, लाहौर हमारा है और हम अपनी मर्ज़ी से लाहौर गए और हमने अपनी मर्ज़ी के लोगों को साथ लेके जाती उम्र भी गए, मिले भी और सारा कुछ। नाज़रीन, लाहौर के अवाम बड़े दिल के मालिक हैं, लाहौर के वज़ीर आज़म बड़े दिल के मालिक हैं। उन्होंने उनको दावत दी और सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को विद इन आवर्स रेडी किया और एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वेलकम किया। टोटल 70 से 80 लोग थे जो पीएम मोदी के तैयारे के अंदर थे, जिनमें से सिर्फ 11 लोगों को इजाज़त दी गई थी कि वो लाहौर एयरपोर्ट से निकलें और जाती उम्रा जाए। उन 11 लोगों को वीज़े दिए गए थे ऑन अराइवल। उन 11 लोगों को जिनको वीज़े दिए गए ऑन अराइवल और वो पीएम मोदी के साथ जाती उम्रा गए, आज अगर आप उनके नाम सुनेंगे, उनके करतूत सुनेंगे, उनकी बैकग्राउंड सुनेंगे, तो आप हंसेंगे। वो लोग थे जिनके ऊपर यहाँ तो एफआईआर हुई हुई थी, यहाँ सीबीआई के केसेस थे। ये 11 के 11 जो इश्तिहारिये थे, मैं सतार खान साहब से पूछना चाहूँगा कि खान साहब, ये जो बुके लेके गए थे मोदी अपने साथ 11 लोगों का, ये कौन थे? अच्छा, ये एक तो नरेंद्र मोदी पिछले काफ़ी अरसे से, और ख़ास तौर पे इस वक्त वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, वो मुख्तलिफ़ तरीके से एक चीज़ को इम्प्रेशन दे रहा है मोदी कि मैं खुले दिल के साथ लाहौर गया था, मेरी नेक नीयत थी, पाकिस्तान की नहीं थी। भाई मानते हैं आपकी नीयत नहीं ठीक थी, आप खुले दिल के साथ आए, लेकिन दावत तो हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दी थी। टेलीफोन नरेंद्र मोदी ने किया, नवाज शरीफ ने उनको दावत दे दी, वो आ गए। बिल्कुल। अब जब वो आए तो तासुर ऐसा देने की कोशिश करते हैं कि मैं गया तो हर काम जो था ना वो कानून और रूल के हिसाब से नहीं था। तासुर वो ये देना चाहते हैं, उन लोग अपने इंडिया में खड़े हो गए कि कैसा मुल्क है जहाँ रूल्स की कोई परवाह नहीं करते। हम लोग जो यहाँ पे थे 2015 में, जो पाकिस्तानी लोग थे, उनका ज़हन भी यही समझ रहा था जो मोदी कह रहा है। मोदी बहुत इंटेलिजेंट आदमी, उसे पता है कि 2015 में नवाज शरीफ की मुखालफत में कई लोग ये कह रहे थे कि हर चीज़ गैर कानूनी हुई। ठीक है भाई, वो लैंड करता है। ठीक है। लैंड करने के बाद 11 बंदों को पाकिस्तान की FIA इमिग्रेशन वीज़ा जारी करती है जाती उम्र के लिए। प्रोपोगेंडा ये है कि 11 नहीं थे, 70 लोगों को जाने दिया गया। नहीं, 11 बंदे गए थे यार, बस समेत नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11 बंदों को वीज़ा इशू हुआ था ऑफिशियल रिकॉर्ड की। बाकी लोग एयरपोर्ट में रहे थे। ठीक हो गया। वो गए हैं। अब 11 बंदे समेत नरेंद्र मोदी के जो 10 बंदे थे, सिलेक्शन तो वो नरेंद्र मोदी की थी ना, राइट। वो नवाज शरीफ की या पाकिस्तानी हुकूमत की या पाकिस्तानी लोगों की या हमारी तो नहीं थी। बिल्कुल। 70-80 लोग थे जिनको मर्जी ले जाना चाहते अपने साथ ले जाते। अब वो सिलेक्शन किस तरह की नरेंद्र मोदी ने, मुझे उसका नहीं पता कि सिलेक्शन किस बुनियाद पर उन्होंने की थी उन 10 बंदों की जिनके साथ वो जाती उम्रा गए नवाज शरीफ को मिलने के लिए। उनमें ऐसे लोग भी थे जिनकी अपने मुल्क में
इंडिया में सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंक्वायरी कर रही थी, इंडिया की पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, अदालतों में केस लगे हुए थे। वो उन बंदों को लेके गए जिनके क्रीडेंशियल डूबियस थे, तो अब वो लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू करते हैं ना सारे हवाले से, तो एक अजीत दोवाल हैं, वो हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लॉट होती है। अब अजीत दोवाल अंडर कवर भी रह चुका है। अब अंडर कवर में होता है कि जासूस हैं, सारे मुल्कों के अंडर कवर जासूस जो होते हैं ना, ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो कि ओपनली एक्सेप्टेबल। अगर हमारी एम्बेसी में कोई बंदा बैठा हुआ है, पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की एम्बेसी का बंदा बैठा हुआ है, अंडर कवर है, हमें पता भी चल जाए, तो हम इंतज़ार करते हैं कोई ऐसी चीज़ हो ताकि हम कोई रिक्वेस्ट कर सकें कि यार ये कैसा बंदा भेजा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वरना उसका टेन्योर गुजर जाता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो ये अजीत दोवाल भी अंडर कवर रहा, और अजीत दोवाल वो बंदा है जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये संत जरनैल सिंह भिंडरावाला था, जो खालिस्तान मूवमेंट का खालिक है ना। जी जी, खालिस्तान मूवमेंट जो 80s में चली थी, उसका जो खालिक था वो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला था, ठीक है, जिसने गोल्डन टेम्पल में पनाह ले ली थी। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, तो अजीत दोवाल भी उस ऑपरेशन का हिस्सा था जिसको ब्लू स्टार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अजीत दोवाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत में वो बाकायदा प्लान करता है दाऊद इब्राहिम को कैसे हमने मारना है दुबई में, और किस तरीके से वो छोटा राजन जो दाऊद इब्राहिम का राइवल है, छोटा राजन के 2 बंदों को हायर करता है और 2 बंदों को दिल्ली बुला के तो दुबई भेजना है कि आपने काम कर देना दाऊद इब्राहिम का। वो अलग बात है कि भिनक निकलती है, बॉम्बे पुलिस तक पहुंचती है, बॉम्बे पुलिस दिल्ली में रेड करती है। जब बॉम्बे पुलिस दिल्ली में रेड करती है तो उन दोनों को पकड़ा जाता है कि उनको मतलूब होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो साथ अजीत दोवाल बैठा होता है। अच्छा, अब पुलिस कमिश्नर के लिए जो खातून पुलिस कमिश्नर थी, उसने अपनी किताब में भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ। उसके लिए झटके वाली बात होती कि अजीत दोवाल यहाँ क्या कर रहा है, हम तो इन दोनों बंदों को पकड़ने आए। तो फिर वो कहते हैं कि ये सीक्रेट प्लान था, तो हम लोग करें। उन्हें कहा जी हमारे पास तो इन दोनों को बंदों को पकड़ना है, ये मतलूब है, अंडरवर्ल्ड के बंदे हैं, चाहे छोटा राजन के बंदे हैं चाहे दाऊद इब्राहिम के बंदे हैं, हमने तो पकड़ना है इनको। ठीक है। तो अजीत दोवाल वो भी थे। अब अजीत दोवाल भी साथ था। अजीत दोवाल के ऊपर हम फिर किसी वक्त लंबी चौड़ी कर सकते हैं। एक है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, वो इंडिया में बना हुआ है, जो कि इंडिया का जो मौजूदा वजीर आज़म है, इस वक्त का प्रधानमंत्री है, वो उसकी फैमिली, और जो साबका प्रधानमंत्री साबका वजीर आज़म उसकी फैमिली, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पे होती है। बिल्कुल जिस तरह हर मुल्क के अंदर होता है, हर मुल्क के अंदर। तो उसके जो चीफ सिक्योरिटी अफसर समझ लें नरेंद्र मोदी के थे, उनको वीज़ा लगा था। ठीक है, श्रीवास्तव उसका नाम था। श्रीवास्तव स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का टीम का हेड था। ठीक है, और आईबी से उसका ताल्लुक था। डेपुटेशन पे वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में आया था। ठीक है, ठीक है। उसका ये था कि उसके साथ 2 बंदे थे। अब जब पाकिस्तानी इमिग्रेशन ने जब वीज़े स्टैंप किए थे तो बाई नेम होता है। ठीक है। ये 2 ऑफिशियल थे जो श्रीवास्तव के साथ थे। इनके नाम रिकॉर्ड में मैंने देखे, सिर्फ ऑफिशियल लिखा हुआ था, नाम नहीं लिखा हुआ था। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के थे। और इनका एक और होता है कि इनके पास ख़ास तरह का असला होता है, क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे होते हैं। वो ख़ास किस्म का असला होता है जिसमें 2000 असॉल्ट राइफल भी होती है, वो ब्लॉग 17 पिस्टल भी होती है, FMM कोई इस तरह की होती है चीज़। ये असला उन्होंने अपने जिस्म में और कपड़ों में छुपाया होता है। सब यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ तक तो बात ठीक है, असला था, सारा कुछ था, इस सब के बावजूद कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं, क्या इनकी बॉडी सर्च नहीं हुई? क्या इनको कहा नहीं गया कि आप अपना असला रख कर जाएं, आप अपना आपको क्लीन करके जाएं? एक ऐसी, इतना बड़ा खुला दिल, ये ऐसी चीज़ है। ये उस वक्त की हमारी जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त की हमारी जो सिक्योरिटी अपरेटस था, ये उसका काम है कि यार ये बंदे आ रहे हैं। क्या वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ,
वो अंदर जहाँ सारे बैठे थे वहाँ तक गए हैं वो दो लोग कि नहीं गए? अगर गए हैं तो क्या हमारे लोगों ने, अब हमारा भी तो प्राइम मिनिस्टर है ना। बिल्कुल। अगर नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो नवाज शरीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर था। खासा भी इतना खुला दिल, इतना बड़ा दिल। वैसे बड़ा दिल उस वक्त हमने दिखाया था, वही तो मैं कह रहा हूँ कि और उसके ऊपर मोदी साहब, सीधी सी बात है कि बड़ा दिल कैसे आसिम, बड़ा दिल इस तरह के नरेंद्र मोदी फोन करता है और नवाज शरीफ से कहता है कि जी आप गुजरते हुए मेरी। तो खान साहब इस वक्त किस मुंह से वो ये कह रहा है कि लाहौर में आया अपनी मर्जी से, लाहौर में दोबारा जाऊंगा, मेरा घर है, लाहौर जो है हमारा हिस्सा होता था। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जी मैं कोई बड़ी ही मैंने ना कोई घुसपैठ की है और बड़ा मैंने कोई ना अजीब सा काम कर दिया है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी उस वक्त हो। ये कैसी स्टूपिड सी बात है और इंडियन अवाम उसको बाय भी कर रही है। देखें, इलेक्शन इंडिया में हो, इलेक्शन पाकिस्तान में हो, जिसने वोट लेने होते हैं ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त वोट ले रहा है। नरेंद्र मोदी की जो जमात है बीजेपी, वो वोट लेना चाह रही है। अब वो एक तासुर ऐसा देना चाह रही है कि मैं दंदनाता फिर रहा था। अब देखो, हमारा मुल्क हो चाहे उनका मुल्क हो, अगर हम झूठ में ये बताया ना मैं बड़ा दिलेर है, मैंने कोई रोक नहीं सकता, मैं ठुड्डे मार के जाना, लोग की पसंद करते हैं। लोग तहजीब वाले बंदे को नहीं पसंद करेंगे कि सर मैंने इजाज़त ली, मैं ऐसा तो उन्होंने कहा कि हो या बंदा इजाज़त मांगता है। सही, तो ये वो कर रहा है। अब ये देखो ना, अब एक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर उस वक्त का, जो 3 मरतबा मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रह चुका है। अब देखो ना, चौहान साहब थे जो मध्य प्रदेश के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ थे जाती उम्रा जाने के लिए। ठीक है। तो इसका जो बेनोई था उस पर आया, वो था क्या, अब मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं ना। 8 लाख की उसकी वर्थ है टोटल। इसके बेनोई की, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चौहान की, जो जाती उम्रा घुसे हुए थे मोदी के साथ नवाज शरीफ को मिलने के लिए, 8 लाख इसकी वर्थ है टोटल। और इसको क्लियर किया, सर्टिफिकेट जो मिले हुए हैं ना सरकारी तौर पर, वो करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के मिले हुए हैं। मतलब ए ग्रेड A4, 5, 6, वो बंदा पूछे कि इसकी वर्थ टोटल इस तरह की है, नया बंदा है, नया बंदा कारोबार में आया, और ये जो उनका था ना महकमा, वो महकमा हमारे यहाँ भी काफ़ी महकमा है उसकी बड़ी होती है। तो वर्क्स डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, सरकारी काम निकल रहे होते हैं। तो इनको किया गया काम बड़ा, वर्थ उसकी इतनी, सर्टिफिकेट उसको 3, 4, 5, 6 महीनों में आपने आखिरी सर्टिफिकेट भी दे दिया उसे कि जिसको करोड़ों का काम दिया जा सकता है। अब वो भी केस चल रहा था। उसके बाद हुआ ये, अब ये देखें, ज़रूरी नहीं था कि नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग गए थे वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भी हों, उसमें और लोग भी थे। अब ये बात है कि एक कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैंडल था। ठीक है। ये 2010 का चल रहा था। ठीक है। इसमें लोग थे, सबूत भी मिले, केस भी चला, पूरी दुनिया में बदनामी भी हुई। खुद इंडिया कहता है कि जी कॉमनवेल्थ गेम में जो स्कैंडल निकला था उसकी वजह से, एक जमहूरी मुल्क है ना, जमहूरी मुल्क के लिए बड़ा होता है सस्टेन करना उसको, तो ये प्रॉब्लम थी, उसमें भी थे। खान साहब जमहूरी मुल्क है या सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क है? नहीं, जमहूरी मुल्क तो है। जब तक ये, इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ राय है। एक ऐसी जमहूरियत है जहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को राइट्स हैं, एक ऐसी जमहूरियत है जहाँ पे मुसलमान ना तो सियासत में उस तरह खुल गए। अब हो रहा है, तो वो जमहूरियत तो ना रही। देखो, जब अब तो फिर डिक्टेटरशिप आ गई, फासिज्म आ गया। एक सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी बीजेपी 1984 का इलेक्शन था तो 2 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी, जान संघ पार्टी थी जो 1947 से चली आ रही थी। ठीक है। वो कम सीटें लेती थी। ठीक है। जान संघ की बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। ओके। तो 84 में सिर्फ 2 सीटें मिली। उसके बाद का 79 का इलेक्शन था, पता नहीं 90 का इलेक्शन था, मेरे पास पूरा सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो उसमें दूसरे इलेक्शन में
ये 80 से ऊपर नशिस्तें ले गए थे। वाई? वो बाबरी मस्जिद, तो शुरू से यही वतीरा रहा मस्जिद ना, का इशू जो था ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। सियासी जमात थी ना, समझती थी सियासी नहीं, मैं इसको सियासी नहीं कहूँगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर रिमार्क्स। सियासी जमात वो होती है जो सारी माइनॉरिटीज़ को, सारी एथनिसिटीज़ को साथ लेके जाए। ये एक हिंदुओं का ग्रुप है और जो बहरहाल वो हिंदुइज्म के ऊपर चलती है। इलेक्शन जो इंडिया का इलेक्शन होता है उसमें तो सियासी जमात के तौर पे हिस्सा लेते हैं। हाँ, लेकिन आप इसकी रियलिटी को अब तो उन्होंने जाने ये ना इस किया चीज़ कि को। मजहबी इशू को सियासी इशू बना दिया ना। ये देखें, फ़र्क ये हुआ कि मजहबी इशूज़ को आपने सियासी इशू बना दिया। बाबरी मस्जिद के बाद फिर गुड्डी चढ़ी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने, और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान का हिंदू जगा दिया। यस, हिंदुस्तान का हिंदू जगाने का मतलब क्या है कि अब माइनॉरिटी के लिए वो मुकाम नहीं रह गया जो उससे पहले था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। अब ये एक ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो होल हार्टेडली वो उस पॉइंट पे वो बैंक करता जा रहा है कि मैं हिंदू को जागते रहने दूं। अगर हिंदुस्तान का हिंदू सो गया तो नरेंद्र मोदी हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। ये फिर डेमोक्रेसी तो ना हुई ना खान साहब, ये तो फासिज्म हो गया, ये तो एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये तो आप एक रिलीजियसली जो है ना, रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, जहाँ पर पाकिस्तान में जितने भी साफ़ी हैं, आप हमसे सीनियर हैं, हम लोग हमेशा इंडिया के अंदर एक चीज़ को अडोर करते थे, वो था उनका सेकुलरिज्म। दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ पास्ट नाउ, शुरू से और अब हाँ बिल्कुल रहा है, अब वो ख़त्म हो गया। और हम उनको बार बार पता क्यों कहते हैं कि भाईजान हम ये चीज़ भुगत चुके हैं। हमारे यहाँ ये एक्सट्रीमिज्म ने जो हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो आप उस तरफ अब चल पड़े हैं। अब आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद दुश्मन बन गए हैं। क्या कहते हैं खान साहब इसके ऊपर? अब ये देखो ना, हम उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक इंडिया का वोटर जो है ना, इंडिया का वोटर जब तक वोट किसी भी इंडिया की सियासी जमात को देता रहेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। खान साहब कैसे वोट हो रहे हैं? आपके से जो हेड था उसको पकड़ के अंदर कर दिया। और वो यार देखो, ये वो कब बात हुई जब ये बात होती है कि ये सीबीआई है, हाँ, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, सेंट्रली कंट्रोल, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो स्टेट प्रोविंस के कंट्रोल में नहीं है। ये सीबीआई और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पहली मर्तबा देखने में आया कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये पहली मर्तबा डूबियस होना शुरू हुए। ये मतलब केजरीवाल को पकड़ा। अगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी का है और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर तो एफआईआर 1.5 साल हो गया कटी हुई है। बिल्कुल, आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा? बिल्कुल, पहले आपने आम आदमी पार्टी के लोगों को पकड़ा, पहले आपने दिल्ली गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स को पकड़ा, सारे आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल को आपने उस वक्त आके पकड़ा जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होने लगी है। खान साहब इसके साथ मैं आपका नॉलेज चेक करूंगा। मुझे एक मुसलमान लीडर का नाम बता दें जो एक्टिव हो इस वक्त इंडियन इलेक्शंस के अंदर। मेरी नाकिस राय में, मेरे नॉलेज में, मीडिया के ऊपर आपको एक भी मुसलमान सियासतदान नज़र नहीं आएगा। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं एक बात बता दूं आपको, ये मसला अब आपके मेरे इख्तियार में या इंडिया से बाहर की जो दुनिया है उसके इख्तियार में नहीं रहा। इंडिया का मामला है, इंडिया के हिंदू ने फैसला करना है, बुनियादी तौर पे ज़हन में रखें, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में। वेरी वेल सेड। उस हिंदू पे डिपेंड कर रहा है कि वो हिंदू कब ये सोचेगा जैसे पहले वो सोचता था कि मुसलमान को भी कुछ देना है, ईसाई को भी कुछ देना है, सिख को भी कुछ देना है। अब वो एक ऐसी स्टेज पे गया हुआ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने उसे हिंदू बना दिया। पहले हिंदू ऐसे नहीं था, हिंदू वाज वेरी लिबरल। हिंदू जब बात करता था, हमारे इंडियन के साथ बड़े ताल्लुकात थे, जब बात करता था उसमें हिंदू के अलावा बाकी लोग नजर आते थे उसकी गुफ्तगू में। राइट। अब ग्रेजुअली महसूस होना शुरू हो गया कि हिंदू ने भी फैसला कर लिया कि बिल आखिर उसे कौमी सतह पर, नेशनल स्टेचर में उसे हिंदू बन जाना चाहिए। एग्जैक्टली। सो भारत खत्म हो गया और हिंदुस्तान बन गया। अब ये आप कह लें कि ये इस तरह से हो गया। मेरी कामयाबी है, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की कामयाबी है कि वो चाहे कि इस कप के ऊपर कौम को
इमोशनली चार्ज कर देता है ऐसे ही और है। उसमें उसकी कामयाबी है तो वो ऐसे करेगा। ही। जिस तरह अभी आपने बयान दिया, जो अब स्टार्ट में हमने कहा कि वो 11 लोग गए, वीजे लगवा के गए, और मोदी साहब अब बयान ये दे रहे हैं कि जी मैं तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और आपने बताया कि वो 11 के 11 करप्ट लोग। अच्छा, थोड़े से बंदे रह गए जी जी, तो वो भी बोलने देना। बताए प्लीज। अब ये जो कॉमनवेल्थ गेम थी, इसमें भी एक बंदा था सुरेश कलमदी, हाँ, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ क्या था। बात है। अब देखो ना, नरेंद्र मोदी को तो पता होना चाहिए कि अपने डेलीगेशन में जिन बंदों को मैंने सेलेक्ट किया है उनके डूबियस क्रीडेंशियल नहीं होने चाहिए। वो क्लियर होते रहे, अलग बात है। हाँ। सीबीआई क्लियर कर दे, कोई इंटेलिजेंस, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्लियर कर दे, पुलिस क्लियर कर दे, वो एक अलग बात है। आप तो ना साथ लेके जाओ। बिल्कुल सही बात है। आप किस मुंह से साथ लेके जा रहे हैं? अब ये अमर सिंह थे। अब ये बात है कि समाजवादी पार्टी है, ये बीजेपी नहीं, ये समाजवादी पार्टी है, उसके थे, उनको भी साथ ले गए। लेकिन जब ये लेके गए तो ये मोहन सिंह के साथ भी गए थे। बैकग्राउंड इनका ये है कि शायद इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि कांग्रेस भी इसको रूल आउट नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी भी इसको रूल आउट नहीं करती। अच्छा। कांग्रेस के जो मोहन सिंह थे, जो अमेरिका के साथ एटमी मुआहदा करने और ये सारा कुछ उस वक्त भी थे ये। तो इत्माद का जब वोट होता है, जब कोई इत्माद का वोट ले रहा होता है या किसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा होता है, तो किसी बंदे का जब आप देखते हैं ना कि ये इसमें बहुत एक्टिव है, तो समझो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सही सही। तो अमर सिंह जो थे ना, ये समाजवादी पार्टी के, ये काफ़ी यानी कि इस मामले में अब इनको भी साथ रखा, अपने साथ रखा इन्होंने। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? ये लेके गए। इन पे भी केसेस कैसे होते हैं जी? एक केसेस होते हैं सियासतदानों पे। हाँ। वो कैसे केसेस होते हैं कि नवाशी पे पड़ा वक्त है, नवाशी पे ऐसे केस डाल दिया, ये वहाँ से निकला, खब्बे हाथ गया तो इसने कानून की खिलाफ वर्जी की, ये इश्तिहाल दिला रहा था। ये होता है। हाँ। ये इमरान खान है, यहाँ से निकला, खब्बे हाथ गया, इसने इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की। ये केसेस और तरह के होते हैं। ठीक है। हत्ता के चोरी के और करप्शन के केसेस भी सियासतदानों पे जो पड़े हो ना, अच्छी तरह उनको कंगालना चाहिए। ना हमारे यहाँ कोई ऐसा रवायत है, ना कोई ऐसा कल्चर है, ना कोई ऐसी प्रैक्टिस है। हमने देखना है कि जिसको हम पसंद ना करते वो नैब FI कोई भी केस डाल दे, हमने मान जाना है, क्योंकि हम उसे नाम पसंद नहीं करते। इन पर किस तरह के केसेस थे? अब इन पे भी केसेस थे करप्शन के। अच्छा। और ये केसेस अभी देखे चल रहे होते हैं ना, केसेस, चीज़ें चल रही होती हैं। अब वो क्या हतमी तौर पर उसका क्या नतीजा निकलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अदालत ये कहती है कि सबूत की अदम फराहमी की वजह से, सबूत ना मिलने की वजह से, प्रोसिक्यूटर ने जो जो कहा उसको देखते हुए, जो डिफेंस काउंसिल ने कहा, ये केस साबित नहीं हो रहा। ओके। अदालत ने फैसला करना। एक होता है कि अदालती फैसले भी ज़रा थोड़े से मजरू होते हैं, थोड़े से वो ऐसे डूबियस होते हैं बड़े, कि साफ पता लग रहा होता है कि अदालत डंडी मार रही। सज़ा देने में भी, सज़ा ना देने में भी, हर दो सूरतों में डंडी मारती हुई नज़र आती है। लेकिन इंडिया में बहुत कम ऐसा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो सरेआम होता है ना कि अदालत है, किसी पे मेहरबान होगी तो ऐसे मेहरबान होगी कि सामने उसने गिलास उठाया, 200 बंदा देख रहा था, तो अदालत ने कहा तो उस वक्त तो गिलास का वजूद ही नहीं था। ऐसे फैसले भी आए। हमारी अदालतों में, इंडिया की अदालतों में बहुत फ़र्क है। वहाँ वो डंडी मारते हैं ख़ास जगह पे जाके, लेकिन इस तरह की डंडी नहीं मारते क्योंकि रवायतें वहाँ पर ख़राब होना शुरू हुई हैं, तो एक टाइम लगेगा हम तक पहुँचते हुए। सो इसके ऊपर भी करप्शन केसेस थे। अब एक साहब हैं गुलाब सिंह साहब। अच्छा। अब ये आम आदमी पार्टी के थे। अब ये नरेंद्र मोदी साहब एक तासुर देना चाह रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा लिबरल हूँ, मैं बड़ा सेकुलर हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आया हुआ था। उसने ये तासुर देना था कि मेरा जो डेलीगेशन नवाज शरीफ को मिलने जा रहा है, जाती उम्रा, जो ये 10 बंदे हैं, इसमें सरकारी को निकाल के जो सियासी बंदे रखे हैं, उसमें मैंने और पार्टियों के बंदे भी रखे। ठीक है, लेकिन वो और पार्टियों के बाकी लोग नहीं थे जो डूबियस ना होते। ये गुलाब सिंह साहब, मुझे हमदर्दी है इस बंदे से। ये हमदर्दी भला क्यों है? जो हमारा सियासतदान मार कुटाई में आगे आगे नहीं ना होता,
मैं उसे सियासतदान या MNA या MLA या MPA मानता ही नहीं, क्योंकि हमारी शान है। ठीक है। एक वो बंदा जिसने मार कुटाई में हिस्सा ही नहीं लिया, चाहे नजायज़ किस्म की कर रहा हो। अब ये मार कुटाई में थे, इन्होंने कुटा था, बीच में इंजीनियर भी थे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी थे, सरकारी मुलाजम भी थे, उनको भी कुटा था। किस सिलसिले में? वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था। अच्छा 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 अच्छा। उसमें जूनियर इंजीनियर था। वो गैर कानूनी तौर पे एक तामीर होती है ना, इमारत की तामीर होती है गैर कानूनी तौर पे। अब सरकार के डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात कुछ और कह रहे होते हैं, आपके दस्तावेज़ात कुछ और कह रहे होते हैं। जब ये दोनों दस्तावेज जाते हैं अदालत के सामने, तो वहाँ पता चलता है कि किसके दस्तावेज़ात में ज़्यादा जान है, ठीक है, ज़्यादा वजन है, ठीक है, उस पर फैसला होता है ना। ठीक है। अब ये बेचारे भी तामीर में ना ये समझ रहे थे कि हम जायज़ कर रहे हैं। वो सरकारी जो इंजीनियर थे बेचारे, वो समझ रहे थे गैर कानूनी कर रहे हैं। तो इन्होंने कुटिया छुटिया चंगा भला मतलब करना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात गुलाब सिंह की ये है कि जब 25 दिसंबर 2015 में जब ये गुलाब सिंह दाऊद इसके साथ नरेंद्र मोदी के साथ जाती उम्रा जा रहा था नवाज शरीफ को मुलाकात करने, उसी दिन गुलाब सिंह ने दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना था। अरे वाह, क्या बात है। वो बजाय इसके कि दिल्ली पुलिस के सामने पेश होते, वो नवाज शरीफ के साथ बैठे चाय पी रहे थे, गप्पे मार रहे थे। सही। अनिल कुमार खन्ना भी था। अच्छा। अनिल कुमार खन्ना एक ऐसा बंदा था जो कि स्पोर्ट्समैन था। अब स्पोर्ट्समैन वो ऐसा था कि वो जो इंडिया की टेनिस एसोसिएशन थी ना, उसका सदर था। ठीक है। और इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन उसका भी वो वाइस प्रेसिडेंट था। अब इस खन्ना को भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ना, एक बात मैं आपको बताऊँ, आपके क्रिकेट बोर्ड में कोई और मिनिस्ट्री में स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिनिस्ट्री कोई बंदा होता है जिस पे मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है। अब वो चार्जेस क्लियर होंगे तो हम कोई बात वसूख के साथ कर सकेंगे। सही। ठीक है। ये अनिल कुमार खन्ना साहब के पे चार्जेस थे इंडिया की स्पोर्ट मिनिस्ट्री में। नरेंद्र मोदी अपने साथ लेके जा रहे हैं। वो भाई तुम उस वक्त लेके जाओ जब वो क्लियर हो जाए चार्जेस से। तो खान साहब सारा हो गया। ये अब ये है कि आप इसको देखें ना। खान साहब, एक इसमें मेरा सवाल रह गया है। एक बड़ी अच्छी किताब थी स्लमडॉग मिलियनेयर। उनके मुसन्निफ का क्या कसूर था कि उनको आप लाहौर एयरपोर्ट छोड़ गए थे? क्या वो करप्ट नहीं थे या पढ़े लिखे ज्यादा थे? यार वकास स्वरूप की बात कर रहे हो जी। वो उस वक्त स्पोक्स पर्सन जो कि डेलीगेशन गया था अफगानिस्तान। तो खान साहब उसको तो बेचारा भला क्या कर रहा था? वो बेचारा ट्वीट कर रहा था। खुदाई कसम उसका आखिरी ट्वीट जो है ना, जहाज पे चढ़ते हुए अफगानिस्तान से काबुल से चढ़ते हुए, उस ट्वीट में किसी किस्म का जिक्र नहीं था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। यानी कि वो स्पोक्स पर्सन था, वकास रूप स्पोक्स पर्सन था इस सारे डेलीगेशन का। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होती है, उसका स्पोक्स पर्सन था। वो बताता जा रहा था हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर हैं। उसका आखिरी जो ट्वीट जो जहाज पे काबुल एयरपोर्ट पे चढ़ने से पहले आखिरी जो ट्वीट था, कहीं जिक्र नहीं था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। यानी उस बेचारे को भी नहीं पता था। और उसको एयरपोर्ट भी छोड़ के चले गए ये लोग। उसको एयरपोर्ट पे छोड़ के हालांकि स्लम डॉग क्या स्लमडॉग मिलियनेयर के मुसन्निफ थे। स्लम डॉग मिलियनेयर। इसको दुनिया के 2 बड़े अवार्ड मिले, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कंफर्म है कि अवार्ड मिले। बहुत अच्छी बुक भी थी और मूवी भी बहुत अच्छी। ठीक है ना। अब ये इस टाइप का बंदा, उसको नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, तो वो एयरपोर्ट पे छोड़ के जा रहे हैं। और वो ऐसे बंदे चौहान साहब को लेके जा रहे हैं जिन पे 3 केसेस हैं। ये गुलाब सिंह साहब को लेके जा रहे हैं जिन पे पुलिस के सामने उस दिन दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना था। वो यहाँ जाती हूँ बैठे चाय पी रहे थे। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और नाजरीन को बताते जाए, जिस तरह सतार खान साहब ने वो गुलदस्ता पेश किया है, वो 11 लोगों का, जिसको बड़ा चढ़ा कर मोदी साहब पे बयान करते हैं कि जी हम लाहौर गए, लाहौर हमारा और ये और वो। मोदी साहब आपके साथ जो 11 लोग थे, उन सब के ऊपर करप्शन के केसेस थे, वो अब स्कैंडर्स थे। ये हमारा बड़ा दिल था कि हमने उनको वेलकम किया। ये सफारती नॉर्म्स थे कि उनको प्रॉपर वीज़ास दे के पूरी रिस्पेक्ट के साथ हमारे पीएम ने वेलकम किया। और अब जब इलेक्शन की बारी आ रही है तो हर अच्छी चीज़ को स्पाइस अप करके एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बना के पेश किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले आदित्यनाथ योगी ने एक बयान दिया
कि अब वो वक्त चला गया कि जब मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे या अजान दी जाएगी। उससे कुछ अरसा पहले एक बयान ये आता है कि कश्मीर चल के हमारे पास आएगा, और अब मोदी साहब ये कहते हैं कि लाहौर तो हमारा था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 26 फरवरी आपके सामने एक ताज़ा मिसाल है, उसको ज़हन में याद रखिएगा। इस मुल्क के अंदर कोई भी बंदा हमारी मर्ज़ी के बगैर ना आया है ना आ सकता है। विद दैट आई थैंक यू वेरी मच।